स्वागत है आपका फिर से हमारे नई वीडियो में। और हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये पढ़ लिया था कौन कौन से ग्रह होते हैं, और हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज इसके आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे मुख्य ग्रहों के उपग्रहों के बारे में। तो कुछ उपग्रहों के थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, जैसे कि गैनीमेड। यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि उसका नाम है गैनीमेड। दूसरा है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद गैनीमेड, कैलेस्टी तथा टाइटन बुध से बड़ा है। किससे? बुध ग्रह से ये बड़े हैं। अब बात करते हैं खाली आंख से। तो खाली आंख से बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बृहस्पति को देख सकते हैं। इन ग्रहों को हम खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्य में हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25% तथा अन्य तत्व 1% हैं। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं है। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी चपटी नहीं है। कोपरनिकस ने बतलाया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यह बात बताई थी कोपरनिकस ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर यह सिद्ध कर दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। इसके बाद बात करते हैं, केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार चक्र एलिप्टिकल में परिक्रमा करते हैं। और क्रिश्चियन हाइगेन 1629 से 1685 ने शनि के चारों ओर वलय, जो कि रिंग होती है, के बारे में बताया। शनि में 10 वलय पाए जाते हैं। कितने वलय पाए जाते हैं? 10 वलय पाए जाते हैं। एडमंड हैली 1656 से 1742 ने पहली बार धूमकेतु को 76 वर्षों बाद आने की सूचना दी कि हर 76 वर्ष में धूमकेतु दिखाई देते हैं। हाल में से 1986 में देखा गया है। इसको लास्ट बार जब देखा गया था तो 1986 में देखा गया है। 1846 में एडम्स एंड लेवेरियन ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। 1846 में एडम्स एवं लेवेरियन ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। और क्लाइड टॉम्बैग ने 1930 में प्लूटो 9वें ग्रह की खोज की थी, जिसे अब सौरमंडल से हटा दिया गया है। जिसको अब सौरमंडल से क्या किया गया है? हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं हम सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। मतलब सूर्य से कौन कितने दूर है उसके आधार पर ग्रहों का क्रम है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से दूरी के तथा आकार के आधार पर पृथ्वी का स्थान तीसरा है। तो सूर्य से दूरी और आकार के आधार पर, क्या? दूरी और आकार के आधार पर पृथ्वी का स्थान तीसरा है और पांचवा है। अब बात करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र तथा पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये आकार में छोटे हैं, परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व अधिक है। सापेक्षिक घनत्व अधिक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम बाह्य ग्रह हैं। क्या है? बाह्य ग्रह हैं। ये आकार में बड़े हैं, परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व कम है। यम इसका अपवाद है। यम छोटा भी है और उसका सापेक्षिक घनत्व अधिक है। पृथ्वी की सतह लगभग 71% भाग समुद्रों से घिरा है। 71% भाग समुद्रों से घिरा है। इस कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर लोहा की उत्पत्ति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर लोहे की उत्पत्ति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसे फोबोस और डीमोस कहा जाता है। 2 ग्रह हैं जिसे फोबोस और डीमोस कहा जाता है। वरुण, नेपच्यून ग्रह पर मीथेन की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह
कहा जाता है। वरुण के 8 उपग्रह हैं। वरुण पर मीथेन गैस है, इसलिए इसको हरा ग्रह कहा जाता है और इसके 8 उपग्रह हैं। बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को चमकीला ग्रह तथा सुबह और शाम का तारा, साथ में पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह, सुबह शाम का तारा और पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह के 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। बृहस्पति के टोटल 16 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। शनि को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। शनि को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। अरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण के 15 उपग्रह हैं। अरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है। अरुण के 15 उपग्रह हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य से सबसे पास जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं। शुक्र और वरुण इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, शुक्र और वरुण। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह शनि, जिसके 62 उपग्रह हैं, 62, जिसमें टाइटन जो है वो की सबसे बड़ा है। यम प्लूटो का उपग्रह है। ग्रहों में दो प्रकार की गति होती है। ग्रहों में दो प्रकार की गति होती है, एक काल्पनिक और दूसरा अपनी कक्षा में। अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन, रोटेशन कहा जाता है, जबकि कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिक्रमण, रेवोल्यूशन कहा जाता है। परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन कहा जाता है। शुक्र और अरुण को छोड़कर ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक ही दिशा यानी पश्चिम से पूर्व में हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर, जो कि पश्चिम से पूर्व में है। तो ये हो गई सौरमंडल के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे पास होता है और सबसे कम समय यानी सिर्फ 88 दिन में अपना परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, जबकि प्लूटो सबसे ज्यादा समय लेता है, 247 दिन में परिक्रमण करता है। अतः बुध पर लघुत्तम एवं प्लूटो पर दीर्घतम होता है वर्ष। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है। यह लगभग 243 दिन में अपने अक्ष पर तथा इतने ही समय में अपनी कक्षा में घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही स्थलीय समीर, हवा और सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए लगभग दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटे अथवा बड़े होते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। किसी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष होती है। किसी तारे की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष होती है। हमारे सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है, अर्थात 5 बिलियन वर्ष बाद सूर्य ऊष्मा देना बंद कर देगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा एप्सिलॉन ओरिगी, जिसमें करीब 27 लाख सूर्य समा सकते हैं। क्या नाम है उसका? एप्सिलॉन ओरिगी, जिसमें 27 लाख सूर्य समा सकते हैं। ये सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी
14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तथा इसे अपसौर कहा जाता है। एप्लियन या अपसौर कहा जाता है। इस समय दोनों के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तथा इसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर। इस समय दोनों के बीच की दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। मतलब मिनिमम रहती है 14.73 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर एवं द्रव्यमान 5.880 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलीय भाग तथा 29% भाग स्थलीय है। 71% जलीय है, 29% स्थलीय है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं तथा इतने ही समय में अपनी काल्पनिक धुरी पर भी एक बार घूम जाता है, अर्थात इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही बराबर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तथा इसे अपभू, अपोजी तथा जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो इसे उपभू, पेरिगी कहते हैं। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः जीवन की संभावना भी नहीं है। चंद्रमा के वायुमंडल में विशाल मात्रा में धूल कण विद्यमान है। विशाल मात्रा में धूल कण विद्यमान है जिसे शांति का सागर कहा जाता है। जिसे शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर दिखाई देने वाला सफेद भाग पर्वत और काला भाग क्रेटर का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद भाग पर्वत का और काला भाग क्रेटर का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। एक घूर्णन करने में उसे 27.32 दिन का समय लगता है। 27.32 दिन का समय लगता है। चंद्रमा का पृथ्वी से सिर्फ 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा का पृथ्वी से सिर्फ 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटज है जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। क्या नाम है उसका? लिबनिटज। मेयर इब्रियम चंद्रमा की सतह पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वे 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे। 21 जुलाई 1969। चंद्रमा की आयु उतनी ही है जितनी पृथ्वी की। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो इसे दो भागों में बांटती है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो इसे दो भागों में बांटती है विषुवत रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा
कहलाती है। विषुवत रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। विषुवत रेखा से आधा उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध जबकि शेष दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण पृथ्वी के किसी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण पृथ्वी के किसी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। कुल संख्या 180 है। सभी अक्षांश वृत्त बनाता है, परंतु विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। सभी अक्षांश क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं, परंतु विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। विषुवत रेखा पर सालों भर दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर सालों भर क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 अंश के कोण पर झुकी हुई है। अतः 23 NS काल्पनिक रेखा का निर्माण होता है, जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। जीरो देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है तथा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या? शून्य देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है तथा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के दाहिने तरफ का आधा भाग पूर्वी गोलार्ध और शेष बाएं तरफ का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। शून्य देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे संसार की गणना यहीं से की जाती है। शून्य देशांतर से पूरब जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट की देरी से समय आगे चलता है। 4 मिनट की देरी से समय आगे चलता है, जबकि पश्चिम में समय पीछे चलता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों तिथियों को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य क्या होता है? विषुवत रेखा के ऊपर होता है। 21 मार्च को वसंत विषुवत जबकि 23 मार्च को शरद विषुवत कहा जाता है। क्या? वसंत विषुवत और शरद विषुवत। वसंत विषुवत को वर्नल इक्विनॉक्स और शरद विषुवत को ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। इसे ग्रीष्म संपात कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। इसे ग्रीष्म संपात कहते हैं। और 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। अब इससे क्या होता है? इससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट होता है। इसे शीत संपात कहा जाता है। इसे शीत संपात कहा जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे अंतरिक्ष मापन की इकाइयों के बारे में। चट्टान क्या होती हैं, ज्वालामुखी तथा भूकंप क्या होते हैं, भूकंप का प्रकार, और ये सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई सुझाव है या कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं। धन्यवाद।